के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है और आज हमारे खास मेहमान हैं शिवपाल जी। शिवपाल पार्टी में कुछ जो कद्दावर नेता हैं उसमें से एक हैं और पार्टी की तरफ से जो राजनीतिक गतिविधियां हैं उसको चलाने की, उसको अंजाम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार में भी डेवलपमेंट से लेके कोऑपरेटिव सेक्टर में जितने काम हो रहे हैं उन कामों को आम जनता तक ले जाने में इनकी अहम भूमिका है। आज हम इनसे बात करेंगे पार्टी की जो भावी रणनीति है, पार्टी में यूथ को लेके आगे की क्या कार्य योजना है, पार्टी की मौजूदा हालात पर क्या सोचती है और उत्तर प्रदेश सरकार का जो डेवलपमेंट का एजेंडा कितना पूरा हो पाया है पिछले लगभग 2.5 साल के शासनकाल में। शिवपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले तो हम लोग इसी से चर्चा करते हैं कि शरद जी ने भी कहा था आपके पार्टी के राष्ट्रीय कि अब एक बार फिर जरूरत है कि गैर बीजेपी कांग्रेसी जो राजनीतिक दल हैं वो एक मंच पर आए और उसकी कोशिश शुरू हुई है। अभी पिछले दिनों आप चौधरी देवीलाल जी के जन्म उसमें आप गए थे हरियाणा, जब कार्यक्रम आयोजित किया गया था। आपको क्या लगता है कि कितना वातावरण आपकी नजर में उपयुक्त बन रहा है कि अब एक बार फिर ध्रुवीकरण होगा? देखिए, इस तरीके के संकट समाजवादी पार्टी में, चाहे कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कई बार इस तरीके का दौर समाजवादी पार्टी के ऊपर आया है और जब जब समाजवादी पार्टी को कमजोर करने की कोशिश, चाहे कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी, चाहे कोई हो, लेकिन समाजवादी पार्टी तब उभर के आई है। क्योंकि चाहे 1967 का सवाल, चाहे 1977 का सवाल हो और चाहे 1989 का हो, 1900 का हो, उदाहरण है ये कि समाजवादी पार्टी ने सरकार भी बनाई, कोशिश की है, कांग्रेस ने भी कोशिश की है समाजवादी पार्टी को, पार्टी ने भी, और ये प्रचार था कि समाजवादी पार्टी अब सत्ता में कभी नहीं आएगी। लेकिन कई बार ऐसा दौर आया कि समाजवादी पार्टी ने अपने संगठन के बल पर जनता के बीच जब तो जनता ने समाजवादी पार्टी को मजबूत किया और समाजवादी पार्टी सत्ता में आई। नहीं, इस फिर लग रहा है कि एक तीसरे मोर्चे की कहें या ऐसे जरूरत है जो कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को राष्ट्रीय स्तर आप गए थे। आपको लग रहा है कि जो ऐसे राजनीतिक दल हैं जो अपने अलग अलग टकराव के चलते अलग अलग घटकों, देवीलाल जी के उस जन्मशती कार्यक्रम में आप गए थे, आपको लग रहा है कि जो ऐसे राजनीतिक दल हैं जो अपने अलग अलग देखिए, वैसे तो होना चाहिए और समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व प्रयास करेगा कि जितने भी देश में समाजवादी पार्टी के लोग हैं,
जो बिखरे हुए लोग हैं, अगर ये समाजवादी पार्टी के पूरे देश के लोग एक हो जाएं, तो ये फिर से समय आ सकता है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का जो पहले नारा दिया था, और सब एक मंच पर आए थे और नेताजी ने सबको इकट्ठा किया था। अब जरूरत तो है इसकी, और अगर सब एक समाजवादी सब एक हो गए तो न तो फिर देश में अगले चुनाव में न तो कांग्रेस आएगी और न भारतीय जनता पार्टी आएगी। तीसरा मोर्चा में अगर ये काम हो जाए, और प्रयास करना चाहिए, समाजवादी पार्टी का जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, प्रयास होना चाहिए, सार्थक प्रयास होना चाहिए। अगर ये हो गया तो ये निश्चित है कि न तो भारतीय जनता पार्टी न कांग्रेस कोई मुकाबला तीसरे मोर्चे की नहीं कर सकती। तो जिस तरह से हरियाणा में आपके पास निमंत्रण आया था और फिर आप लोगों ने शरद जी को बुलाया लखनऊ में, तो उस प्रक्रिया का हम लोग शुरुआत माने कि अब वो प्रक्रिया शुरू हो रही है धीरे धीरे? होना चाहिए, ये प्रक्रिया होना चाहिए। जैसे हम लोग गए थे, उसमें शरद जी भी थे, पूर्व मुख्यमंत्री बिहार नीतीश कुमार जी भी थे, पूर्व प्रधानमंत्री देवे गौड़ा भी थे, वर्तमान मुख्यमंत्री पंजाब प्रकाश सिंह बादल भी थे। तो ये देवीलाल जी का 100वां जन्मदिन मनाया गया था। चौटाला जी ने निमंत्रण दिया था, नेताजी को निमंत्रण दिया था, मुझको भी निमंत्रण दिया था, लेकिन नेताजी का थोड़ा गला खराब होने के कारण नहीं जा पाए थे, लेकिन मुझको भेजा था। तो ये प्रयास होना चाहिए, जितने भी समाजवादी हैं उनको सबको इकट्ठा होकर के, क्योंकि जब भी परिवर्तन हुआ है देश में, जब भी परिवर्तन हुआ है, और देखिए आज़ादी की लड़ाई को भी गांधी जी के नेतृत्व में जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, पूरा देश निराश भी हो चुका था, क्योंकि पूरे देश के लोग गिरफ्तार भी हो चुके थे। 1942 के आंदोलन में जब गांधी जी ने नारा लगाया था, भारत अंग्रेजों छोड़ो, भारत छोड़ो, तब भी समाजवादियों ने लोहिया जी के गुप्त रह करके उन्होंने जो आंदोलन चलाया था, देश की आजादी में भी बहुत ब्रेक से आने के बाद चर्चा करेंगे कि आपकी पार्टी, आपका नेतृत्व, बहुत बड़ा सहयोग था समाजवादियों का। शिवपाल जी, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। हालात है उसको देखते हुए आप अपनी पार्टी में, अपनी सरकार में यूथ को कितना प्रतिनिधित्व दे रहे हैं, कितना महत्व दे रहे हैं, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे।
देश का सबसे बड़ा न्यूज नेटवर्क। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम लोग चर्चा कर रहे थे कि समाजवादी पार्टी हमेशा से पहल करती रही है इस तरह का, जब भी कोई ध्रुवीकरण की जरूरत पड़ी है देश में, जो गैर कांग्रेसी गैर भाजपाई ध्रुवीकरण हो। दूसरा सबसे अहम सवाल है कि यूथ को राजनीति में आगे लाना चाहिए, यूथ को गवर्नेंस में आगे लाना चाहिए। आपकी उत्तर प्रदेश में सरकार है, मुख्यमंत्री यूथ हैं आपके, लेकिन सरकार में कहा जाता है कि बावजूद इसके कि सरकार का नेतृत्व एक युवा के हाथ में है, उस तरह का से नहीं है यूथ का जितना कि होना चाहिए। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, वैसे तो युवा मुख्यमंत्री भी हैं और हमारी सरकार में मंत्री भी हैं युवा, जो पहली बार जीत के आए हैं वो भी मंत्री हैं। और युवाओं का ध्यान, जब एमएलए के टिकट बटे थे तब भी समाजवादी पार्टी में युवाओं को टिकट मिला था, और आज भी हम लोग प्रयास करेंगे। जो राष्ट्रीय अधिवेशन था उसमें भी लोगों ने मांग रखी है कि हम अपने यूथ को ट्रेनिंग भी देंगे, जो समाजवादी विचारधारा को पढ़ें और पढ़ करके उस पर मनन करके समाजवादी बन करके निकलें। और वैसे तो समाजवादी पार्टी में यूथ को हमेशा, नेताजी ने हमेशा यूथ को पसंद किया है और हमेशा यूथ को बढ़ाने का काम किया है। तो हम लोग, हमारी पार्टी हमेशा यूथ का ध्यान रखती है। और हमारे जो 4 विंग हैं, युवजन सभा, लोहिया वाहिनी, छात्र सभा, यूथ ब्रिगेड, चारों का हमारा यूथ का जो संगठन है, तो हमारी पार्टी तो वैसे भी यूथ को महत्व देती है। पद भी हैं, विदेश स्तर के पद भी हैं, और हमारा राष्ट्रीय युवजन सभा का भी पद है। एक और पार्टी पर ये आरोप लगता है, जबकि डॉक्टर लोहिया से लेके नेताजी आप सब महिलाओं के हिस्सेदारी की बात करते रहते हैं, लेकिन पार्टी पर ये आरोप लगता है कि जब महिलाओं से जुड़े हुए सवाल आते हैं तो उसमें पार्टी की तरफ से वह गंभीरता देखने को नहीं मिलती है जिस तरह की गंभीरता वामपंथी दलों में महिलाओं के सवाल पर देखने को मिलती है या गैर सपाई दलों में देखने को मिलती है। इसका समाजवादी पार्टी में हमेशा ध्यान रखा है। और क्या कारण है? नहीं, देखिए, वैसे तो महिलाओं का हाल है, कभी समाजवादी पार्टी ने विरोध नहीं किया है। अगर समाजवादी पार्टी ने जो विचार दिया था तो उसमें तो आरक्षण की संख्या और बढ़ सकती थी। समाजवादी पार्टी ने केवल यही मांग की थी कि दलीय आधार पर आरक्षण निर्धारित कर दिया जाए, तो उससे तो महिला समाजवादी पार्टी में हमेशा ध्यान रखा है। और समाजवादी पार्टी ने आरक्षण का विरोध नहीं किया है, केवल कहा कि पिछड़े वर्ग की महिलाओं को, अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाओं को केवल आरक्षण होना चाहिए। एक और बड़ा अहम सवाल है इस समय, और पिछले लगभग 2 महीने से हम कह सकते हैं कि पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश और एनसीआर की राजनीति गर्म थी चौधरी साहब के नाम पर। चौधरी चरण सिंह के जिस बंगले में रहते थे, उनके बाद उस बंगले में अजीत सिंह जी रह रहे थे, जब मंत्री थे तब भी, जब सांसद थे तब भी। इस बार के लोकसभा के चुनाव में वो चुनाव हार गए और वो बंगला उनसे खाली कराया जा रहा था। जब बंगला खाली करने की स्थिति आई तो उन्होंने कहा कि इसको मेमोरियल बनाना चाहिए चौधरी साहब के नाम से, लेकिन जब वो सरकार में रहे, जब वो सांसद रहे, तो उनको कभी ये बात याद नहीं आई। इसके ठीक उल्टा बागपत में चौधरी साहब की एक प्रतिमा बनी पड़ी है पिछले कई वर्षों से, और उसका अनावरण तक चौधरी अजीत सिंह को करना याद नहीं आया।
जबकि आप लोग लगातार चौधरी साहब के सम्मान में, चौधरी साहब के नाम से तमाम योजनाएं, तमाम संस्थानों के नाम जब जब आप लोग सरकार में आए रखे, चाहे लखनऊ का एयरपोर्ट हो या आपके इटावा सैफई में जो एक पीजी कॉलेज चलता है हैवरा में, वो भी चौधरी साहब के नाम से है, जिसमें कि आप सबके के प्रयास से वो कॉलेज बना और चल रहा। क्या कारण है इसके पीछे, क्या आप राजनीति मानते हैं? देखिए, चौधरी साहब किसानों के एक बहुत बड़े नेता हुए। चौधरी साहब प्रधानमंत्री भी हुए, गृह मंत्री भी हुए और मुख्यमंत्री से लेकर के उन पर बहुत बड़े बड़े पद भी रहे। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे, अर्थशास्त्री भी थे। तो देखिए, उनके नाम पर मैंने तो मांग की थी कि भारत रत्न चौधरी चरण सिंह को भी मिले। फिर मैं दोहराता हूं कि भारत रत्न चौधरी चरण सिंह को मिलना चाहिए था और उनके नाम पर अगर अजीत सिंह जी ने मांग की है, बड़ा नाम है चौधरी साहब का, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से लेकर के प्रधानमंत्री और बहुत बड़े बड़े पद रहे हैं। तो फिर केंद्र सरकार को चौधरी साहब के नाम पर अगर एक मकान की बात थी केवल, तो कर देना चाहिए था। हम आप भी मांग करते हैं चौधरी साहब के नाम पर। अब अजीत सिंह नहीं कर पाए, न कर पाए, लेकिन हम लोगों ने तो, जितने भी चौधरी चरण सिंह को मानने वाले लोग हैं, खासकर नेताजी ने हमेशा चौधरी साहब के नाम पर जितना काम करना चाहिए था किया है। और हम लोग तो हमेशा तैयार हैं, जितने भी समाजवादी पार्टी के लोग हैं, डॉक्टर लोहिया, लोहिया के बाद चौधरी चरण सिंह के नाम पर जो भी काम करना है, तो हम लोग तो हमेशा चौधरी साहब का सम्मान करते हैं और उनके नाम पर मेमोरियल जो भी मांग है, एक मकान का ही तो सवाल है, चौधरी साहब के नाम पर हो जाए तो कौन सा बड़ी बात है। शिवपाल जी, एक और चर्चा चलती है अक्सर कि उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार लगभग 2.5 साल का वक्त गुजार चुकी है, लेकिन जो इम्पैक्ट, जो डेवलपमेंट से जुड़े हुए काम दिखाई देने चाहिए धरातल पर, वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसका क्या वजह है? क्या अधिकारी आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं या सरकार की मंशा में कहीं ना कहीं वो हम कह सकते हैं कि ईमानदारी या संजीदगी नहीं है? कहाँ लैक करता है जिसकी वजह से परसेप्शन बना हुआ है आम जनता में? देखिए, हमारी 2.5 साल की सरकार ने इतना काम किया है हर क्षेत्र में, चाहे पुलों का हो, चाहे सड़कों का हो, चाहे आप देख रहे होंगे नहरों की सिंचाई का हो। हमारी सरकार ने 2 साल के अंदर 14 लाख हेक्टेयर सिंचित जमीन को बढ़ाया है। नहरों की जो सिल्ट सफाई नहीं हुआ करती थी, बंद पड़ी हुई थी, साल में 2 बार सिल्ट सफाई करने का काम किया, जिसकी वजह से आज जो प्रदेश में सूखा पड़ा हुआ था, जो नहरें चली हैं, लगातार नहरें चली हैं, उसकी वजह से किसानों का जो सूखा से बुरा हाल होने वाला था वो भी बचा है। इधर मैंने पुलों का भी निर्माण कराया है, सड़कों का जो बुरा हाल था उनको ठीक कराया है, और इसके साथ साथ देखिए, आप लखनऊ में ही देख रहे होंगे मेट्रो रेल, और मेट्रो के साथ साथ आईटी, कैंसर अस्पताल और मेडिकल कॉलेज, पूरे प्रदेश में मेडिकल कॉलेज, इतना काम हुआ है, शायद इतने कम दिनों में कोई भी सरकार अभी तक काम नहीं कर पाई है। लेकिन केवल प्रचार प्रसार में आप कमजोर हो गए हैं।
कमजोर और रहा है। हाँ, मीडिया में पता नहीं मीडिया ये काम नहीं दिखा पा रही है, लेकिन हम इस पर भी ध्यान देंगे और देना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। जो हमारा सूचना विभाग से लेकर के है दिखाना चाहिए, उस पर अगर दिखा दिया जाए तो इतना काम हुआ है कि कई सालों सरकार रहने के बावजूद वो लोग काम नहीं कर पाए, तो उससे कहीं ज्यादा हमारी 2.5 साल की सरकार ने काम किया। एक और चर्चा चलती है कि जो केंद्र सरकार से सपोर्ट मिलना चाहिए, चाहे वो पावर के सेक्टर में या के सेक्टर में, वह सपोर्ट केंद्र से नहीं मिल रहा है। और तमाम ऐसी सड़कें हैं वो इसलिए नहीं उनकी रिपेयरिंग हो पा रही है या उनका निर्माण नहीं हो पा रहा है क्योंकि केंद्रीय सहायता मिलने में काफी विलंब हो रहा है राज्य को। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, जैसे ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, मैंने केंद्र के जो मंत्री थे उनको भी पत्र लिखा, मुख्यमंत्री की तरफ से भी पत्र लिखा, सड़कों के बारे में भी लिखा, नहरों के बारे में भी लिखा, और जितनी भी अधूरी योजनाएं पड़ी हुई थी उनके लिए भी लिखा। लेकिन आश्वासन तो मिला, लेकिन अभी तक धन नहीं मिला। और इसी तरीके से जो हमारा बिजली का जो शेयर मिलना चाहिए था, कम से कम हमें 1000 मेगावाट बिजली केंद्र सरकार को तुरंत दे देना चाहिए था, वो भी नहीं मिला। उधर कोयला भी नहीं मिला। और इसके पहले जो सरकार थी कांग्रेस की सरकार, उसमें भी हमने पत्र लिखे थे, गए भी थे केंद्रीय मंत्रियों से मिलने, और अभी भी हम गए थे, उमा भारती जी से भी मिले और गडकरी से भी मिले हैं, लेकिन आश्वासन तो मिला है। जी। और पिछली कांग्रेस की सरकार थी, मेंटेनेंस के लिए मैंने उनको 1000 करोड़ रुपया मांगा था। जब 1000 करोड़ रुपया मांगा तब मिला केवल 15 करोड़ एनएच की सड़कों के। ये किस रेशियो में? 1000 के मुकाबले 15 करोड़ में केवल 15 करोड़, जबकि इससे पहली साल 25 करोड़ मिला था, उसमें भी घटा करके 15 करोड़ दिया। तो 15 करोड़ में तो एनएच की सड़कें ठीक नहीं हो सकती थी, इसलिए सड़कों की हालत खराब हुई है। लेकिन अभी हमने फिर मांगा है, अगर ये पैसा मुझे मिल जाए तो प्रदेश की सड़कें, जो एनएच की सड़कें हैं, एनएचएआई की सड़कें, केंद्र सरकार को ठीक करना चाहिए। उस पर टोल टैक्स लेने के बावजूद भी सड़कें खराब हैं, तो ये जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। एनएच में पैसा देगी केंद्र सरकार, काम कराएगी प्रदेश सरकार। अगर पैसा दे दें तो ये सड़कें सभी ठीक हो सकती हैं। हमारा प्रयास अभी फिर होगा, हम केंद्रीय मंत्री से फिर मिलेंगे और उनसे धन की मांग करेंगे, जिससे कि एनएच और एनएचएआई की सड़कें ठीक हो जाएं। वैसे तो मैंने मीटिंग यहाँ पर अधिकारियों को बुलाकर केंद्रीय अधिकारियों से और प्रदेश अधिकारियों से मिलकर कर ली है, और हमने प्रोजेक्ट भी सभी भेज दिए हैं। जी। अगर धन की उपलब्धि हो जाएगी तो प्रदेश की सड़कें ठीक हो सकती है। तो मैंने इसका मतलब ये है कि जो मौजूदा हालात है सड़कों का, उसके लिए राज्य सरकार से ज्यादा केंद्र सरकार जिम्मेदार है। हाँ, केंद्र सरकार जिम्मेदार है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे चैनल से बात करने के लिए। थैंक यू। धन्यवाद।